श्री महाकाल दोस्तों, आप सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नववर्ष मंगल में हो, आनंद में हो। तो चलिए, आज आपके लिए लेकर आया हूँ योगा से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टिप्स जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी। अगर आप योगासन अभ्यास का प्रारंभ करना चाहते हैं, प्राणायाम का अभ्यास प्रारंभ करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, सट क्रियाएं करना चाहते हैं, या फिर आप जो हैं हस्त मुद्राएं या मुद्राओं का अभ्यास करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी ये। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए, सबसे पहले ईश्वर की प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे सेशन की। तो इस तरीके से दोनों हथेलियों को सीने के सामने रखें, आंखें बंद, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी सांस लीजिए। दोनों हथेलियां आपस में रगड़ी रख कीजिए। जितनी ऊर्जा हथेलियों में है, अपने आंखों चेहरे से स्पर्श करेंगे। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। एक बार पुनः नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्निकल योगा गुरुजी चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ योगासन, प्राणायाम, ध्यान और मुद्राओं के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि योगासन जो है कौन से मौसम में करना बहुत ही लाभदायक होता है। ठीक है, तो सबसे पहला, जैसे अभी शरद का जो ऋतु चल रही है, तो शरद ऋतु में और जो है बसंत ऋतु में आप इसका अभ्यास प्रारंभ कर सकते हैं। शरद ऋतु ये महत्वपूर्ण समय चल रहा है। इस समय आप योगासनों का अभ्यास कर सकते हैं, प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा, अब आता है कि योगासन के पहले आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको एक दिनचर्या सेट होनी चाहिए। आपका जो है सुबह से लेकर रात तक का जो आपका दिनचर्या रात्रिचर्या होता है, ये बिल्कुल परफेक्ट सेट होना चाहिए। अगर ये आपको प्रॉपर नहीं है तो आप जो है पता आपको नहीं चल पाएगा कि आपकी रूटीन क्या चल रही है। तो कोशिश करें, सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। आपकी शुरुआत जो होती है सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक की होती है। ठीक है, तो ब्रह्म मुहूर्त में जागना है मतलब सूर्य उदय, सनराइज के 48 मिनट पहले अगर आप जागते हैं तो वो होता है ब्रह्म मुहूर्त। तो उस समय आप जागिएगा। उसके बाद फ्रेश होने के बाद सबसे पहले षट क्रियाओं का अभ्यास कीजिए। मतलब षट कर्म में जो 6 प्रकार की क्रियाएं बताई गई है, धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति, ये 6 प्रकार की षट क्रियाएं हैं जिससे आपके शरीर की शुद्धि होती है। आपके शरीर से जो टॉक्सिन्स होते हैं, विषैले पदार्थ होते हैं, इनको बाहर निकालने के लिए षट क्रियाओं का अभ्यास सर्वप्रथम करना चाहिए। ठीक है, जैसे आप कपालभाति का अभ्यास करेंगे तो इससे आपकी कपाल की शुद्धि होगी, आपका कफ दोष दूर हो जाएगा। वहीं आप त्राटक का अभ्यास करेंगे तो इससे आपकी आंखों के लिए बहुत लाभ होगा, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ने लगेगी। तो आप जो है त्राटक का अभ्यास कर सकते हैं, आंखों के लिए बहुत लाभदायक होता है, आंखों की शुद्धि हो जाती है। वहीं आप जो है नौली क्रिया का अभ्यास करेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी आंतों की अच्छे से सफाई हो जाएगी। उसके बाद आप बस्ती क्रिया का अभ्यास करेंगे। बस्ती आजकल जो है एनिमा से आप जो है अपने बड़े आँत छोटे आँत की सफाई कर सकते हैं। तो वो आपका जो है कब्ज की समस्या आपको दूर हो जाएगी, कोलन पूरा साफ हो जाता है आपका। उसके बाद आप नेत्रि का अभ्यास करेंगे तो ये भी आंखों के लिए और कफ दोष को दूर करने के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। आप जल नेत्रि, रवण नेत्रि का अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद अगर धोती का आप अभ्यास करते हैं तो इससे आपकी पूरे स्टमक की सफाई हो जाती है। जितना पित्त कफ अगर जमा हुआ है आपके इसोफेगस, आहार नली में, स्टोमक में, वो सारा पित्त बाहर आ जाता है। तो आप ये सब क्रियाओं का अभ्यास कीजिए और अपने शरीर से जितने भी विषैले पदार्थ हैं, टॉक्सिन से, उनको रिमूव कीजिएगा। तो सबसे पहला आपको ये करना चाहिए। उसके बाद फिर आपको आसनों का अभ्यास करना चाहिए। अब आसन में जो है
डायरेक्ट आसन में जाएंगे तो आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है, दर्द हो सकता है। तो आसनों के पहले आपको सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम मतलब हल्के फुल्के जितने भी, जैसे जोड़ हैं ये आपने उंगलियों के लिए किया, कलाई के लिए इस तरीके से किया, ठीक है, कंधे के लिए ऐसे, ये आपके जो हैं सूक्ष्म व्यायाम होते हैं। वो सारे जोड़ उंगलियों से, कलाई से लेकर, कोहनी से लेकर, कंधे से, गर्दन के, कमर के, घुटने के, टखने के और हिप जॉइंट मतलब आपके कूल्हे के जोड़ों के लिए सूक्ष्म व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका जो है शरीर फिर तैयार हो जाता है आसनों के लिए। तो आसनों के लिए फिर आपका शरीर तैयार हो जाता है। तो ये सूक्ष्म व्यायाम पहले कीजिए 5 से 10 मिनट, फिर आप आसनों का अभ्यास कीजिएगा, ठीक है। अब आसन में भी आपको जो है सर्वप्रथम सूर्य नमस्कार से शुरुआत करनी चाहिए। सूर्य नमस्कार करने से क्या होता है, आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म ठीक होता है, मतलब चयापचय जो क्रिया होती है वो बिल्कुल नियंत्रण में रहती है आपकी। इससे क्या होता है कि आपका वजन अधिक बढ़ रहा है तो वो नियंत्रण में रहेगा, या कम है तो वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। तो सूर्य नमस्कार बहुत ही जरूरी है, इसका अभ्यास आपको करना चाहिए। स्टार्टिंग में 5 राउंड से कीजिए, 10 राउंड कीजिए, 21 बार अगर आप नियमित रूप से सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। तो ये हो गया सूर्य नमस्कार। उसके बाद फिर आपको आसनों का अभ्यास करना चाहिए। तो आसन में जैसे पहले आप खड़े होकर करने वाले आसन कर लीजिएगा, फिर बैठ के करने वाले आसन कर लीजिए, फिर पीठ के बल लेट के करने वाले आसन कर सकते हैं, और पेट के बल लेट के करने वाले आसन कर सकते हैं। जैसे खड़े होकर अगर आप कर रहे हैं तो वृक्षासन कर लीजिए, ताड़ासन कर लीजिए, अर्धचक्रासन कर लीजिए, त्रिकोणासन कर लीजिएगा, ठीक है, पादहस्तासन, हस्त उत्तान आसन, ये खड़े खड़े होकर आप आसन कर सकते हैं। फिर बैठ के आसन करने हैं तो पर्वतासन कर लीजिएगा, ठीक है, वज्रासन कर लीजिएगा, मंडूकासन कर लीजिएगा, अर्धमत्स्येंद्रासन कर लीजिएगा, ठीक है। ये आसनों का आप अभ्यास कर सकते हैं। और पश्चिम उत्तानासन कर सकते हैं, सेतुबंद। उसके बाद फिर जो है पीठ के बल लेट के करना है तो सेतुबंद आसन का अभ्यास कर लीजिएगा, उत्तान पाद आसन का अभ्यास कर लीजिएगा। चक्रासन आप अगर नहीं बनता है तो अर्धचक्रासन आप कर सकते हैं, ठीक है, और नौकासन का अभ्यास आप कर सकते हैं। फिर पेट के बल लेट के करने वाले आसन होते हैं तो उनका आप अभ्यास कर सकते हैं। उसमें भुजंग आसन कर लीजिए, मकरासन कर लीजिएगा, शलभासन, अर्ध शलभासन का अभ्यास कर लीजिए, धनुरासन का अभ्यास कर लीजिए। तो इस तरीके से अभ्यास करेंगे तो आपको जो है पूरा शरीर आपका जो है ठीक रहेगा, फिट रहेगा, कहीं एक्स्ट्रा चर्बी नहीं होगी, कहीं पर आपको दर्द नहीं होगा, सारी मांसपेशियों में लचीलापन रहेगा। तो आपको अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद फिर आपको क्या करना चाहिए, प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। आसनों के बाद हमेशा प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम में जो आपके आसनों के बाद श्वास की गति बढ़ जाती है तो उसको आपको नियमित करना होता है। प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम, ये हो गया प्राणायाम। अब प्राणायाम की जो परिभाषा होती है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासो गति विच्छेद प्राणायाम, मतलब जो श्वास की गति में विच्छेद है, बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ रही है, तो उसको आपको नियमित करना है, नियमन में लाना है, तो ही आप प्राणायाम कर सकते हैं। क्योंकि प्राणायाम में जैसे आप एक सामान्य मनुष्य की जो है श्वसन क्रिया जो होती है 1 मिनट में 16 से 18 बार होती है, और इससे अगर बढ़ के आ रही है तो उसको समझ लो कुछ ना कुछ रेस्पिरेटरी वाली कोई प्रॉब्लम है, श्वास संबंधी कोई रोग है। तो उसको जो है प्राणायाम के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। 16 से 18 के बीच में आपकी अगर रहती है तो ये नॉर्मल है, इससे ऊपर जाएगी तो समझ लो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, एलर्जिक हो सकता है ना। तो ये इसको ठीक करने के लिए आप जो है कर सकते हैं। तो ये आपको अभ्यास करना चाहिए प्राणायाम का। अब प्राणायाम जैसे कि अलग अलग मौसम के हिसाब से अलग अलग प्राणायाम होते हैं। अब मान लो आपको जैसे प्राणायाम का अभ्यास करना है तो शरद ऋतु है, ठीक है, शरद ऋतु में से कौन कौन से प्राणायाम हैं जिनका अभ्यास आपको करना चाहिए। तो शरद ऋतु में सबसे पहले आप जैसे सूर्यवेदी प्राणायाम का अभ्यास कीजिएगा, भस्त्रिका प्राणायाम का आप अभ्यास कीजिएगा,
उज्जयी प्राणायाम का आप अभ्यास कीजिएगा। ये प्राणायाम जो हैं आपके शरीर में हीट उत्पन्न करेंगे, आपको सर्दी से बचाएंगे, आपके जो है श्वसन तंत्र को मजबूत करेंगे, फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देंगे। ये सर्दी के लिए बहुत अच्छा है। और अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी साथ में कर सकते हैं, लेकिन जो है ये ठंडा प्राणायाम है, इसलिए सर्दी में इसको ज़्यादा नहीं करना चाहिए अनुलोम विलोम का अभ्यास। लेकिन ब्लड प्रेशर वालों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है वो लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं, तो वो लोग सर्दी में भी इसका अभ्यास कर सकते हैं अनुलोम विलोम का। लेकिन बाकी लोग ना करें, जिनको सर्दी खांसी हो रखी है वो बिल्कुल भी अनुलोम विलोम का अभ्यास ना करें, उनकी तकलीफ बढ़ सकती है। तो ये शरद ऋतु में आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। अगर वहीं ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी का मौसम चल रहा है, तो उस समय आपको कौन सा अभ्यास करना चाहिए? तो उस समय आप जो हैं शीतली कर सकते हैं प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम आप कर सकते हैं, ठीक है। अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं, चंद्र नाड़ी वाला प्राणायाम आप कर सकते हैं। तो ये आप जो है कर सकते हैं। उसके बाद अब बात आती है मुद्राओं का अभ्यास करना चाहिए। अब मुद्राएं भी जैसे हस्त मुद्राएं हैं, ये भी काफ़ी लाभदायक होती है। अब जैसे ठंड में मुद्रा का अभ्यास करना है और आपका जैसे वजन बहुत अधिक बढ़ रहा है, शरीर में जो है ठंडी बहुत अधिक लग रही है, तो उसके लिए आप जो है एक हस्त मुद्रा होती है जो मैं आपको बता देता हूँ, उसका आप अभ्यास कर सकते हैं। तो वो है सूर्य मुद्रा। इस तरीके से आपने अंगुष्ठ के जड़ में अनामिका को मोड़ कर ऐसे लगाया, ठीक है, और अंगूठे से ऊपर से दबा दीजिए। ये अनामिका मतलब रिंग फिंगर को दबा कर रखना है अंगूठे के जड़ में। ये आपकी बन गई सूर्य मुद्रा। इस मुद्रा में अगर आप 45 मिनट तक नियमित रूप से बैठते हैं, ये मुद्रा आपके शरीर का बढ़ा हुआ वजन कम कर देती है, शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है उसको नियमित कर देगी। थायराइड और डायबिटीज में भी, मधुमेह में काफ़ी लाभदायक है। इसका आप अभ्यास 45 मिनट कर सकते हैं। खाना खाने के 1 घंटे बाद कीजिएगा। और 45 मिनट एक साथ नहीं बैठ सकते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, 15-15 मिनट के 3 सेट कर सकते हैं, 3 बार अभ्यास कीजिए इसका। तो ये आपके शरीर में जो है हीट भी उत्पन्न करेगी, जिससे आपकी फैट बर्न होगी, कैलोरी आपकी बर्न होगी, ठीक है। उसके बाद एक और मुद्रा होती है जो ठंड में बहुत लाभदायक होता है, जिसका नाम है लिंग मुद्रा। तो उंगलियों को इस तरीके से आपको आपस में मिला लेना है, बाएं हाथ के अंगूठे को इस तरीके से खड़ा रखेंगे। ये आपकी बन गई लिंग मुद्रा। इस मुद्रा में इस तरीके से मेरुदंड सीधा करके आपको बैठना है। मुद्राओं का अभ्यास हमेशा मेरुदंड सीधा करके बैठना है, चाहे आप जमीन पर बैठ के करें, सुखासन में करें, कुर्सी पर बैठ के करें, इस तरीके से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये लिंग मुद्रा है, इसका 24 मिनट अभ्यास करना चाहिए। इससे भी आपके शरीर का बढ़ा हुआ वजन कम हो जाता है, शरीर में आपकी जो है हीट उत्पन्न होती है, और आपको सर्दी खांसी, अगर पुरानी से पुरानी सर्दी खांसी है उसको भी ये ठीक कर देती है। इतनी लाभदायक मुद्रा है हस्त मुद्रा, इसका नाम है लिंग मुद्रा। तो ये मुद्रा का अभ्यास आप कर सकते हैं। इस तरीके से आपको इनका अभ्यास करते रहना चाहिए। उसके बाद मेडिटेशन की बात आती है, ध्यान। ध्यान आपको नियमित रूप से करना चाहिए। स्टार्टिंग में आप आंख बंद करके 5 मिनट सुखासन में, अर्ध पद्मासन या पद्मासन में बैठ सकते हैं, और अच्छे आसन लगा सकते हैं तो सिद्धासन, स्वास्तिक आसन भी आप लगा सकते हैं। उनमें बैठ के ध्यान कीजिएगा। पहले ध्यान आपको क्या करना है, सीधे बैठ गए आप, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में मतलब अंगूठ और तर्जनी उंगली को इस तरीके से मिला लीजिएगा। दोनों हाथों को इस तरीके से हथेलियों का मुख छत की ओर करके घुटने के ऊपर रखें, इस तरीके से बैठ जाएं। आंखें बंद रहेंगी, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधा। अब आपको ध्यान कहाँ पर लगाना है? सबसे पहले तो आप जो श्वास अंदर ले रहे हैं उसको अंतर्मन से देखिएगा, जो प्रश्वास आप बाहर छोड़ रहे हैं उसको अंतर्मन से देखिएगा। सिर्फ श्वासों के ऊपर आपको पहला ध्यान लगाना है। कहाँ पर ध्यान लगाना है? श्वासों के ऊपर। जब आप अपने श्वास के ऊपर ध्यान लगाना सीख जाते हैं तब आप जो है ध्यान में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ध्यान से जो है आप अपनी कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं। धीरे धीरे आपकी कुंडली 6 महीने 1 साल में जागृत हो सकती है, अगर आप नियमित रूप से आधे घंटे या 45 मिनट ध्यान में बैठेंगे। आप बंद करके सिर्फ आपको श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान लगाना है। फिर आप अपने जो हैं मेडिटेशन में विचारों के ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं। अगर आपने अपनी श्वास के ऊपर नियंत्रण नहीं पाया तो आपके विचार आपके नियंत्रण में नहीं आएंगे। इसलिए पहले श्वास के ऊपर आपको
अपनी कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद अब ये हो गई आपकी मेडिटेशन की, तो ये पहली स्टेप है, इसको फॉलो कीजिए। फिर आगे कौन कौन से इसमें नाद साउंड सुनाई देते हैं, क्या क्या होता है मेडिटेशन में, तो वो चीज़ें फिर आपको बताएंगे। पहले आप ध्यान में सिर्फ अपने श्वासों के ऊपर ध्यान लगाना सीखिएगा। उसके बाद बात आती है कि आसनों के बाद, प्राणायाम के बाद कितनी देर बाद हमको नहाना चाहिए या खाना चाहिए। तो कम से कम 30 मिनट बाद आप स्नान कीजिएगा, ठीक है। 30 मिनट बाद ही आपको कुछ खाना है, या आप 40 मिनट पहले या जब योगासन अभ्यास करने जाते हैं तब पानी पी सकते हैं, पानी के अलावा आपको कुछ नहीं लेना चाहिए। और जब योगा सेशन आपका एंड हो जाता है उसके बाद, फिनिश होने के बाद 30 मिनट बाद आप कुछ खा पी सकते हैं। थोड़ा बहुत पानी एक घूंट ले सकते हैं, गला ज़्यादा अगर सूख रहा है तो गीला करने के लिए एक घूंट 5 ml पानी आप पी सकते हैं, ठीक है। और योगासन का अभ्यास करते समय कोई भी जल्दबाजी ना करें, या बिना किसी के संरक्षण में, मतलब योग प्रशिक्षक या योगा टीचर जो होते हैं, शिक्षक, उनके संरक्षण में ही करें। बिना गुरु के आपको अधूरा ज्ञान रहेगा। टीवी पिक्चर या किताबों में देख के अपने से करने का अभ्यास ना करें, क्योंकि आप गलत करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब इसका अभ्यास करें तो श्वास प्रश्वास के ऊपर विशेष से आपको ध्यान रखना चाहिए। अब मान लो आप अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है। अभ्यास करते करते आपको क्या हुआ, पता चला आपने अभ्यास किया, सांस जहाँ लेनी चाहिए थी वहाँ आप छोड़ रहे हैं, और जहाँ छोड़ना था वहाँ ले रहे हैं। तो गलत तरीके से अगर आप करते हैं तो आपको जो है नुकसान हो सकता है। तो कोशिश करें कि श्वास प्रश्वास के साथ अभ्यास करें आसनों का भी। अब जैसे आसन का अभ्यास करते हैं, जब सामने झुकने वाला कोई अगर आप आसन करते हैं तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, श्वास छोड़नी चाहिए। वो जब पीछे झुकने वाला, पीछे वाला आसन करेंगे तो उस समय श्वास अंदर खींचनी चाहिए। श्वास प्रश्वास का बहुत महत्व होता है आसन और प्राणायाम में भी। प्राणायाम में जब आप अभ्यास करेंगे तो उसमें आपको जो है रेशियो होते हैं, जिससे बिल्कुल साधारण अगर आप कर रहे हैं तो 1:2 में आप कीजिए। मान लो 8 सेकंड में श्वास लिए है तो 16 सेकंड में छोड़ने का अभ्यास कीजिए। अब जैसे मान लो मैं आपको बता रहा हूँ चंद्र नाड़ी का अभ्यास करना है, तो आपने जो है इस तरीके से, आपको मैं क्या फ्रंट कैमरे से बना रहा हूँ तो अपोजिट में दिखेगा। तो मान लो मैंने मेरा अभी राइट नोस्ट्रिल को मैंने क्लोज किया, आपको जो है लेफ्ट दिख रहा होगा क्लोज, ठीक है। तो आपने क्या किया, लेफ्ट से श्वास लिया 4 से 8 सेकंड में, अब 16 में छोड़ना है। तो ये जो चंद्र नाड़ी अभ्यास मैंने किया 1:2 में, मतलब 4 जो है 8 सेकंड में श्वास ली है तो 16 में छोड़ी, 4 में ली है तो 8 में छोड़िएगा। तो 1:2 के साथ कीजिए। वहीं अगर आप कुंभक के साथ करते हैं तो और अच्छा आपको फायदा मिलता है। कुंभक में क्या करना होता है, मान लो आपने 8 सेकंड में श्वास ली, फिर आपने रोक ली 32 सेकंड, 16 में छोड़ दो। तो इस तरीके से आपको अभ्यास करना चाहिए। 1:4:2, मतलब 1 4 और 2 में आप करेंगे तो ये हो गया पूरक, रेचक, कुंभक के साथ आपको अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपकी जो श्वास की गति है वो आपके नियंत्रण में आ जाएगी। कुंभक के साथ, कुंभक के द्वारा आप अपनी आयु बढ़ा सकते हैं, स्वस्थ जीवन आप जी सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई श्वास प्रश्वास के साथ प्राणायाम करने का तरीका, ठीक है। और खाने में जो है हमेशा
सुबह आपको प्रोटीन वाला आहार लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन वाली वस्तुओं का सेवन करें। जैसे काले चने हो गए, उसके बाद जो है फली दाने हो गए, या जो है सोयाबीन बड़ी हो गई, या आप जो है प्रोटीन में पनीर ले सकते हैं, ठीक है। इनका आप सेवन कीजिएगा सुबह सुबह। प्रोटीन 25-30 ग्राम आपको ले लेना चाहिए, जिससे आपके शरीर में ताकत बनी रहे, स्फूर्ति बनी रहे, ठीक है। तो आपको प्रोटीन वाला आहार जो है सुबह के नाश्ते में शामिल करना चाहिए, क्योंकि सुबह का नाश्ता आप अगर अच्छे से हेवी लेंगे, पेट भर के लेंगे, तो शाम तक आपका जो है एनर्जी बरकरार बनी रहती है, ठीक है। आप बिल्कुल ऊर्जावान बने रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। उसके बाद दोपहर का जो खाना होता है वो कैसा होना चाहिए? दोपहर का खाना भी आप अच्छे से खाइएगा, पेट भर के खाइएगा। जैसे रोटी, सब्जी, दाल, चावल, सलाद, छाछ, दही, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। उसके बाद संध्या के समय भी थोड़ा कुछ प्रोटीन वाला आप नाश्ता ले सकते हैं, मूंग दाल ले लीजिएगा, या फिर आप जो है पनीर ले लीजिएगा, ठीक है। इसका आप नाश्ते में ले सकते हैं। रात का जो आहार होता है वो आपको कम खाना चाहिए, आधे पेट ही खाना चाहिए। खिचड़ी, दलिया, इस टाइप का आपको लाइट भोजन, मतलब हल्का सुपचे भोजन लेना चाहिए, जो पचने में आसानी हो, आपको निंद्रा में डिस्टर्ब ना हो। अगर गरिष्ठ भोजन करेंगे, रात भर करवटें बदलेंगे, आपको नींद नहीं आएगी। और बाईं करवट आपको सोना चाहिए, जिससे जठराग्नि प्रदीप्त होती है, जिससे आपका भोजन अच्छे से पचता है। तो बाईं करवट आपको सोना चाहिए, लेटना चाहिए, ठीक है। और खाना खाने के बाद हमेशा पानी जो है 40 मिनट बाद पीना चाहिए, जिससे आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होती है। आपके जो पाचक रस, जो तत्व होते हैं, वो पूरे शरीर में अच्छे से जब तक मिल ना जाए, पाचन क्रिया अच्छे से हो ना जाए, जब तक पानी आपको नहीं पीना चाहिए। नहीं तो आप पता चले अग्नि जल रही, जठराग्नि, आपने पानी से बुझा दी, फिर आपको क्या होगा? कब्ज हो जाएगी, अपच हो जाएगा, गैस बन जाएगी, ठीक है, एसिडिटी होने लगेगी, फिर आप परेशान होते रहेंगे, डॉक्टरों के चक्कर काटते रहेंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है आपको। और रात के खाने के बाद आपको 1 गिलास दूध पी के सोना चाहिए। सुबह जो है फलों का रस और सब्जियों का जो है रस या जूस आप ले सकते हैं। दोपहर में छाछ दही लेना चाहिए, और शाम को सोते समय रात को आधा जो है हल्का गुनगुना 1 गिलास या आधा गिलास आप दूध लेके सोना चाहिए आपको। इससे आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। 3 सफ़ेद चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए, काफ़ी नुकसानदायक होती है। जैसे सफ़ेद वाला नमक हो गया, समुद्री नमक, दूसरा मैदा हो गया, और तीसरा शुगर हो गई, शक्कर। ये 3 चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए और काफ़ी नुकसानदायक होती है। इनका अभ्यास आप जो है कोशिश कीजिए कि इनको आपकी डेली रूटीन से अलग ही रखें, तो आप जो हैं एक स्वस्थ जीवन यापन कर सकते हैं। नहीं तो आपको नमक से कई बीमारियां हो सकती हैं, शक्कर से कई बीमारियां हो जाएंगी, मैदे से कई बीमारियां हो जाएंगी। तो इन तीनों चीज़ों को आप बंद कीजिएगा, ये बहुत हार्मफुल है, नुकसानदायक है। शक्कर की जगह आप गुड़ का सेवन कर सकते हैं। उसके बाद सफ़ेद वाले नमक की जगह आप पहाड़ी नमक, रॉक साल्ट ला सकते हैं। और मैदा तो ना खाएं तो ये अच्छा है, या ओकेजनल महीने 2 महीने में 1 आध बार खा लिया तो चलता है, लेकिन आपको इसका सेवन बंद ही करना चाहिए। आजकल मैगी का चलन है, बहुत सारे लोग मैगी खा लेते हैं, तो मैदे से बनी हुई मैगी का बिल्कुल उपयोग ना करें, आटे वाली आप जो है मैगी ले सकते हैं। और पानी भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको 3 से 4 लीटर पानी प्रतिदिन पीना चाहिए, जिससे मांसपेशियों में लचीली, और आपकी मांसपेशियाँ लचीली रहेगी, आपकी स्किन ग्लो करेगी। पानी ज़्यादा पिएंगे तो स्किन में अलग ही एक चमक रहेगी, एक ग्लोनेस रहेगी। तो पानी ज़्यादा मात्रा में पीजिएगा, कई रोग आपको नहीं होंगे, किडनी से रिलेटेड, ठीक है, त्वचा रोग से रिलेटेड, स्किन में ड्राइनेस नहीं रहेगा। तो पानी ज़्यादा पीजिए, चेहरे स्किन आप देखेंगे अलग ही ग्लो रहेगा, अलग ही एक चमक रहेगी आपकी स्किन में। ये कुछ जो हैं टिप्स थे, मैंने आपको बताए हैं। इनको अगर आप पालन करते हैं तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा इससे। और नियमित रूप से योगासन, प्राणायाम कीजिएगा। अपने लिए सिर्फ 24 घंटे में से 45 मिनट निकाल लीजिएगा। 45 मिनट अपने आप को दीजिएगा, बाकी 23 घंटे आप जो हैं पूरे सारे कामों को दीजिएगा। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। इसलिए बोला जाता है कि प्रथम सुख जो होता है वो होता है निरोगी काया, मतलब बिना किसी रोग के आपकी काया, मतलब शरीर है, तो आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपका हर काम में मन लगेगा। और वहीं आपके अंदर शरीर में कोई बीमारी है
तो बीमारी हुई तो आपको तकलीफ होगी, दुख होगा, तो सारा काम वहीं से आपका चालू हो गया। तनाव बना रहेगा, बीमारी के कारण किसी चीज़ में मन लगेगा नहीं आपका, कड़वी-कड़वी दवाएँ खानी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें आपको परेशान करेगी। इसलिए फर्स्ट होता है निरोगी काया। दूसरा सुख जो होता है घर में हो माया, मतलब आपके पास फिर जब आपका शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, फिर आप जो है धन कमाइएगा, अधिक कीजिए, कितनी मेहनत कीजिएगा, खूब धन कमाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? तो ये चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसलिए अपने शरीर को 45 मिनट से 1 घंटा दीजिएगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, तो आपके पास जो है हेल्थ और वेल्थ दोनों रहेगी और आप सुखी जीवन यापन करेंगे। तो ये संदेश था मेरा आपके लिए, ये टिप्स थी मेरी योगा से रिलेटेड, प्राणायाम से रिलेटेड, इनको पालन कीजिएगा और लाभ लीजिएगा। 1 साल में आप देखेंगे कितनी अच्छी आपकी लाइफ हो गई कि ब्रह्म मुहूर्त में भी जाग रहे हैं, खाने में भी आपने इन तीनों चीज़ों को बंद कर दिया है। उसके बाद पानी भी ज़्यादा पी रहे हैं, योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन का, ध्यान का आप अभ्यास कर रहे हैं, तो कितना लाभ होगा आपको। सोचिए आप एक स्वस्थ शरीर को प्राप्त करेंगे, बिना किसी रोग का आपका शरीर रहेगा, हेल्दी रहेंगे, तो आपकी हेल्थ तो ठीक हो रही है और वेल्थ भी बढ़ेगी फिर, क्योंकि हेल्दी शरीर से ही आप वेल्थ कमा सकते हैं। नहीं तो आपके पास वेल्थ है और हेल्थ नहीं है, तो वो वेल्थ लगा के आपको हेल्थ को करना पड़ेगा ठीक। तो क्या मतलब है ऐसे जीवन से? कोशिश करें हेल्दी रहें, हेल्थ और वेल्थ दोनों आपके पास रहेगी, इसलिए आपको स्वस्थ शरीर रखना है अपना। ठीक है? जितना इम्यूनिटी आपका बरकरार रहेगा, स्ट्रोंग रहेंगे आप, उतना ही आपके लिए अच्छा जीवन, सुखमय जीवन आप जीवन यापन कर सकते हैं। ये हेल्थ टिप्स थी, जिनको पालन कीजिएगा। और आपके कोई प्रश्न हैं तो आप हमसे कर सकते हैं, कोई भी प्रश्न है आप पूछिएगा हमसे, या किसी और टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए तो आप हमको कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपको उस टॉपिक के ऊपर भी जानकारी देंगे। आपको कोई भी प्रश्न हो आसनों से रिलेटेड, प्राणायाम से रिलेटेड, मेडिटेशन हस्त मुद्राओं से रिलेटेड, जो भी आपको जानकारी चाहिए आप निश्चित होकर हमसे कर सकते हैं प्रश्न, आप जो हैं कमेंट्स कर सकते हैं हमको, तो कीजिएगा और हम आपको जवाब देंगे उसके, जो हम अच्छे से अच्छा जवाब दे सकते हैं, जो ग्रंथों के अनुसार होगा, जो ग्रंथों में लिखा हुआ, उसी आधार पे आपको जो है सटीक उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपके कोई प्रश्न हैं अभी भी आप पूछ सकते हैं हमसे, निश्चित होकर पूछिएगा। नीलेश तंवर, थैंक यू। चलिए, आपके कोई प्रश्न नहीं है तो अगले लाइव स्ट्रीम में फिर नए टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे, कुछ चीज़ें आपको बताएंगे और क्या क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए और क्या अच्छा कर सकते हैं हम आपके लिए, वो नए नए टिप्स आपके लिए लेके आते रहेंगे हम। और आपको जो है एक हेल्दी जीवन, लाइफ स्टाइल के बारे में हम बताएंगे, दिनचर्या के बारे में आपको जो है अच्छे सुझाव देते रहेंगे। आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ये महत्वपूर्ण जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। ऐसे ही आपको महत्वपूर्ण योग से रिलेटेड जानकारी हम आपको देते रहेंगे और आपका जीवन जो है सुखमय और निरोगी रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।